हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। सो गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के लिए नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। तो सीटेट का जुलाई का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जिन जिन स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किया है, सबसे पहले तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। और आपके लिए हमने पेडागोगी की क्लास स्टार्ट कर दी है, जिसमें टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट की है। जिसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा कारण ये रहेगा कि अगर आप इन टॉपिक्स को करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लगभग 20-22 टॉपिक हैं सीटेट के अंदर पेडागोगी के अंतर्गत स्पेशली, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और ईवीएस, इन तीनों के, और साइंस के भी, एसएसटी के भी। तो ये जो अलग से है सीडीपी से अलग से, इनमें से आपके 4-5 क्वेश्चंस बनते हैं और आपके 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल टैकल हो जाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से कर जाओगे। अगर आपने ये 20 टॉपिक मैंने जो बताए हैं आपको, अभी शायद ये तीसरी क्लास है, अगर आपने ये 20 क्लास ले ली तो 100% आपके एग्जामिनेशन में 15 में से 15, आप 15 आउट ऑफ 50 हर पेडागोगी के सेक्शन में मारोगे। क्लियर है? तो बाकी आप लोग इच्छा है क्लास लेनी है या नहीं लेनी है। बाकी टॉपिक क्लास हमारी तरफ से स्टार्ट कर दी गई है। अब तक आपको आगमन विधि, निगमन विधि सिखा दी गई है, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो है विश्लेषण विधि, जिसे हम एनालिटिक मेथड कहते हैं। देखिए, दो प्रकार की विधियां होती हैं। एक होती है विश्लेषण विधि, और जो दूसरी होती है जिसे हम बोलते हैं संश्लेषण विधि। क्या बोलते हैं मेरे भाई? संश्लेषण विधि के नाम से जानते हैं। तो दो प्रकार की विधि होती है, एक होती है विश्लेषण विधि और दूसरी होती है आपकी संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि के बारे में कल बात करेंगे और उसी के साथ इसका कंपैरिजन भी कर देंगे विश्लेषण विधि के। अब विश्लेषण विधि क्या होती है इसको समझिए। देखिए, इसमें जो भी चीजें आपको सिखाई जाती हैं, इसमें जो भी चीजें आपको सिखाई जाती है वो समस्या का खंड खंड करके सिखाई जाती हैं। यानी कि कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, समस्या का खंड खंड करके। मैंने सबसे पहले यही पॉइंट लिखा है, तो कुछ ना कुछ रीजन होगा। इस पॉइंट को आप लोग समझ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। खंड खंड करके कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या आपके सामने आती है, उस प्रॉब्लम को आप मल्टीपल वेज में तोड़ लीजिए, यानी कि अलग अलग हिस्सों में बांट लीजिए, फिर उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिएगा। संश्लेषण विधि में क्या होता है कि जो बटी हुई समस्या है उसको इकट्ठा किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ एक बात है कि कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसके पार्ट्स में उसको बांट दीजिए। एक तरीके से बोल सकते हैं, मान लीजिए कि आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ ऐसे थोड़ी पढ़ाया जाता था कि एक ही क्लास लगी, एक ही बेल बजी और एक ही बेल के बाद आपका लास्ट में छुट्टी हो गई। क्योंकि अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसी में मैथ पढ़ा दिया जाए, उसी में हिंदी पढ़ा दी जाए, उसी में आपका साइंस पढ़ा दी जाए। तो पार्ट वाइज बांट दिया जाता है क्लासेस को, कि लंच से पहले 4 क्लास चलेंगी, लंच के बाद 4 क्लास चलेंगी। यानी कि जो क्लासेस है उनको भी बांट दिया जाएगा। ड्राइंग का क्लास अलग से होगा, हिस्ट्री का क्लास अलग से होगा, साइंस का क्लास अलग से होगा, हिंदी अलग से पढ़ाई जाएगी। तो जो समस्याएं हैं उनको तोड़ दिया जाता है एक तरीके से। तो समस्याओं को तोड़ने का काम जो करती है वो विश्लेषण विधि करती है मेरे भाई। क्लियर है? यहाँ पर हम चिंतन का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि समस्याओं को तोड़ेंगे अपने चिंतन का, अपने कौशल का, अपनी दक्षता का यहाँ पर हमको प्रयास काम करना पड़ेगा। क्लियर है मेरे भाई? तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि है। अब आप टेट वगैरह के एग्जाम देने के लिए जाते हैं, मनोवैज्ञानिक टेट वगैरह का एग्जामिनेशन देने जाते हैं, तो वहां पर इस प्रश्न को पूछ लेता है कि विश्लेषण विधि कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक अमनोवैज्ञानिक दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? ऐसे प्रश्न पूछ लेगा। तो यह मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक का मतलब हो जाएगा ऐसी एक ऐसा मेथड है जहां पर आपको अपने चिंतन का प्रयोग करना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए। अब डायरेक्टली कोई भी प्रॉब्लम है आपके सामने, आपने एक झटके में उसका फॉर्मूला बता दिया, तो वो क्या हो जाएगा? वो एक उसमें मनोविज्ञान की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने आपसे प्रश्न किया कि भारत की राजधानी क्या है, आपने उत्तर दिया दिल्ली, तो ये एक मनोवैज्ञानिक प्रश्न थोड़ी हुआ। लेकिन अगर यही प्रश्न मैं पूछता आपको, भारत के अगर एक प्रश्न आपसे पूछता, पर्यावरण के प्रदूषण को कम करने के, वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय बताइए, तो चाहे क्लासरूम के अंदर कितने भी स्टूडेंट क्यों ना हो, उनका अपना अपना कौशल काम करेगा, अपने अपने उत्तर होंगे, डिफरेंट होंगे सबके। यानी कि वहां चिंतन का प्रयोग होगा, क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन का वहां पर प्रयोग होगा, बच्चा दिमाग यूज करेगा, लगाएगा अपना। तो वहां पर अगर बात करें
तो एक कौशल अपने आप में उत्पन्न होता है, तो वहां दिमाग लगाना पड़ेगा। जहां दिमाग लगाना पड़े, सीधी सीधी बात है, ये एक मनोवैज्ञानिक वो मनोवैज्ञानिक विधि होगी। क्लियर है मेरे भाई। अब सबसे बड़ा प्रश्न बनता है, समस्या को खंड खंड करके बांट दिया जाता है, यह कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि है। ये बात मान ली, लेकिन हम इस विधि का प्रयोग करेंगे कहाँ सबसे ज्यादा बेस्ट? तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट है किसके लिए? मैं लिख देता हूं, सबसे ज्यादा ज्यादा बेस्ट। तो सबसे ज्यादा बेस्ट अगर बात करें तो ये गणित शिक्षण के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट मानी जाती है। गणित शिक्षण के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट मानी जाती है। लेकिन 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 मेरे भाइयों, अगर यहां पर दे दिया जाए विश्लेषण संश्लेषणात्मक विधि, विश्लेषण संश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक विधि, अगर ये प्रश्न आपके सामने रख दिया जाए, दोनों विकल्प दे रखे होंगे आपके सामने, गणित शिक्षण के लिए सबसे बेस्ट विधि कौन सी है? विश्लेषण विधि, विश्लेषण संश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो टिक लगाना है वो कौन सा लगाना है? विश्लेषण संश्लेषणात्मक विधि जो होती है वो आपकी सबसे बेस्ट मानी जाती है। क्या है ना, कैसी मानी जाती है? सबसे बेस्ट मानी जाती है। इस विधि की खास बात है, अब विश्लेषण संश्लेषण विधि सबसे ज्यादा बेस्ट है किसके लिए? गणित शिक्षण के लिए। तो ये जो करती है, ये अंक गणित में क्या करती है? अंक गणित में क्या काम करती है? ये विधि बीज गणित में किस समस्या को सॉल्व करेगी? बीज गणित में। और यह विधि रेखा गणित में किसका काम करेगी? रेखा गणित में। तो ये विधि जो विश्लेषण संश्लेषणात्मक विधि है या विश्लेषण विधि है, ये गणित में अंक गणित की बात करें तो अंक गणित के लिए किसमें? तो जो नवीन समस्याएं होंगी उनको सॉल्व करने के लिए। किसके लिए? नवीन समस्याओं के हल में, नवीन समस्याओं के हल में ये सबसे ज्यादा बेस्ट मानी जाती है अंकगणित में। और यहाँ पर अगर हम बात करें बीज गणित की, तो बीज गणित में समीकरणों को हल करने में सबसे ज्यादा बेस्ट मानी जाती है समीकरणों। ये वाला क्वेश्चन जो है मैं जो लिखा रहा हूँ, ये 3 लाइन, ये 3 लाइनों में से सीटेट का एक प्रश्न पक्का बनता है, यहीं से प्रश्न पूछता है। समीकरणों को हल करने में, यहाँ समीकरणों को बांट दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। अगर रेखागणित की बात करें तो ये प्रमेय जो होती हैं, प्रमेय यानी कि थ्योरम्स, थ्योरम्स को सिद्ध करने में या हल करने में। क्लियर है मेरे भाई? तो यहां पर अगर हम बात करें मेरे भाई, ये जो विधि है वो किसके लिए होती है? अंकगणित में नवीन समस्याओं के हल के लिए ये विधि सबसे ज्यादा बेस्ट मानी जाती है। बीजगणित में समीकरणों को हल करने में, और रेखागणित में जो थ्योरम्स होती हैं, प्रमेय होती हैं, जैसे पाइथागोरियन थ्योरम हुई, या फिर आपकी थ्योरम हुई, जो भी थ्योरम है वो अलग है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल पर जो भी थ्योरम है, सर्किल के ऊपर जो भी थ्योरम्स है, तो इन थ्योरम्स को सॉल्व करने के लिए रेखागणित में सबसे ज्यादा बेस्ट मानी जाती है विश्लेषण विधि। क्लियर है मेरे भाई? कैसी है? सबसे ज्यादा बेस्ट मानी जाती है। इस विधि की खास बात यह है कि ये जो होती है वो प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चलती है। कहां से? प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चलती है। जो विधि अंकगणित को सॉल्व कर रही है, बीजगणित को सॉल्व कर रही है, रेखागणित को सॉल्व कर रही है, तो यानी कि ये तो प्रमाण तो पहले ही है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। तो ये जो विधि है वो काम करती है, किस पर काम करती है मेरे भाई? प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर काम करती है। ये प्रश्न आपसे डायरेक्टली पूछता है, हर बार प्रश्न पूछता है कि विश्लेषण विधि किसके काम आती है? तो प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर ये विधि कार्य करती है। इस विधि की बात करें तो ये विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य की ओर।
किस पर काम करती है मेरे भाई? तो विशिष्ट से सामान्य की ओर ये विधि कार्य करती है आपकी। विशिष्ट से सामान्य, स्पेसिफिक टू जनरल काम करती है, यानी कि स्पेसिफिक चीजों को आपको बताया जाता है, फिर उसके बाद उसका जनरलाइजेशन किया जाता है। क्लियर है मेरे भाई? तो स्पेसिफिक टू जनरल काम करने का प्रयास ये करती है। इस विधि की खास बात है कि ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। स्थूल से सूक्ष्म की और चलने का काम करती है। कौन सी विधि? विश्लेषण विधि जो होती है वो आपको स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलने का काम करती है। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? चलिए, ये बात समझ में आई, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये जो विधि है ये अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर ये विधि चलती है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे, अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि चलती है। क्लियर है मेरे भाई? इस विधि की खास बात है, इसमें जो अध्यापक होता है, अध्यापक प्लस छात्र दोनों क्या होते हैं? दोनों सक्रिय रहते हैं इसमें, दोनों सक्रिय होते हैं। इस वजह से ये विधि बेस्ट मानी जाती है। इस वजह से ये विधि बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि एक ऐसी विधि है जिसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों के दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, सक्रिय होते हैं। क्लियर है मेरे भाई? अगर इसकी बात करें तो इसके जो सोपान हैं, यानी कि चरण हैं, यानी कि सोपान, सोपान को बोले तो मेरे भाई इसके जो चरण हैं, तो जो चरण होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं, जो कि खंड से इकट्ठे की ओर चलते हैं एक तरीके से। क्लियर है मेरे भाई? तो ये जो मैंने आज आपको सिखाई है, ये सिखाई है विश्लेषण विधि। कल इसका ही प्रयोग करके, कल इसी का प्रयोग करके हम सीखेंगे किसको? कल इसी का प्रयोग करके हम सीखेंगे किसको? आपकी संश्लेषण विधि को। एक बात और लिख देता हूं, ये जो विधि है मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है, मूर्त से अमूर्त की ओर। क्लियर है? तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है, मूर्त से अमूर्त की ओर चलने वाली कौन सी विधि है? तो ये विधि है। क्लियर है मेरे भाई? आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल हम इसके विश्लेषण संश्लेषण विधि दोनों में डिफरेंस भी याद कर लेंगे। बाकी जितने भी और भी कॉन्सेप्ट हैं, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, उनको भी हम क्लियर कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए नोटिफिकेशन का काम करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।